गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बिहार लेखपाल का कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी प्लस 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से जितने भी थ्योरी पार्ट हैं उसको कवर करेंगे, देन हम लोग 20 एमसीक्यू भी करेंगे। तो आप पहले थ्योरी का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको नोट डाउन करते चलिएगा, और लास्ट में जो 20 एमसीक्यू मॉक लगाइएगा उसमें देखिएगा कितना मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले तो हम लोग जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है ना। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक अकाउंटिंग का ब्रांच है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होते हैं, है ना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको कैप्चर करना, उसको एनालाइज करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक ब्रांच है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसको, उसका कॉस्ट को, या प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, कैप्चर करता है, एनालाइज करता है। क्लियर? आई होप आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर हो गया होगा। बस 2 लाइन लर्न रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ब्रांच है और इसका काम क्या है? प्रोडक्शन से रिलेटेड या बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, कैप्चर करना। क्लियर? बोलता है आगे कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। ये मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, जिससे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले पाते हैं। किसके संदर्भ में डिसीजन? तो प्रोडक्शन के संदर्भ में डिसीजन देता है, और उससे मैनेजमेंट जो है वो क्या लेते हैं? डिसीजन ले पाते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना चाहिए या कितना में सेल आउट करना चाहिए, जिससे प्रॉफिट हो सके कंपनी को। दूसरा जो पॉइंट है, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑपरेशन एंड हाउ दोज कॉस्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। बोलता है कि कॉस्ट को समझने में मदद करता है, और क्या कॉस्ट आया प्रोडक्शन करने में और कितना में सेल आउट करना है, उसी अनुसार जो है वो तय किया जाता है। ठीक है, कि अगर आपका लागत जो है वो पर यूनिट 5 रुपया आ रहा है तो आपको सेल करना है 6 में, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना में देना है? 6 में। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है वो होलसेलर के पास जाएगा, तो उसमें भी कुछ मार्जिन होना चाहिए। होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाएगा, उसमें भी कुछ मार्जिन होना चाहिए। तो इस तरह से ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पूरा का पूरा क्या करता है? कॉस्ट को तय करने में पूरा का पूरा मदद करता है, और ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी मदद करता है। आगे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आगे पहला है कि पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, है ना, उद्देश्य क्या है। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है उसको देखिए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट। प्राइमरी पर्पस क्या है? कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट का पता लगाना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट क्या है इसका पता लगाना प्राइमरी पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, आगे बोलता है टू कंट्रोल दोज गुड्स कॉस्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। और इस कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिट को क्या करता है? इंप्रूव करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड डिटेल इंसाइट, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए अब क्या क्या होता है, इसमें देखिए कॉस्ट कंट्रोल, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? कॉस्ट कंट्रोल है। ये क्या होता है? आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसी एंड हेल्पिंग बिजनेस रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कॉस्ट कंट्रोल में हम पता, ये कंप्लीटली जो अननेसेसरी का एक्सपेंसेस होते हैं, जो मतलब कि अनावश्यक खर्च होता है बिजनेस में, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट का प्लानिंग करना। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं
तो उसमें क्या कॉस्ट आएगा, कितना लागत आएगा, उसका पहले प्लानिंग कर लेते हैं। क्या मार्केट में उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, और वो प्रोडक्ट जो है वो कितना में बेच सेल आउट हो रहा है। जैसे अगर आप पेन ही बनाते हो और पेन बना दिए आप 20 रुपीज़ का, और सेम टाइप का पेन जो है वो मार्केट में 10 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आपका जो पेन है उसका सेल नहीं पकड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कम से कम लागत में अच्छे से अच्छे सामान को प्रोड्यूस करना, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी मिले, होलसेलर को भी मिले, रिटेलर को भी मिले। इस तरह से आपको कॉस्ट प्लानिंग करना होगा। तो पर्पस क्या है इसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट को कंट्रोल करना। दूसरा पर्पस है कॉस्ट का प्लानिंग करना, जिसमें एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड सेटिंग बजट। और तीसरा जो है वो है डिसीजन मेकिंग, एडिंग मैनेजमेंट इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग प्राइसिंग, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड रिसोर्स एलोकेशन। तीसरा जो है वो क्या करता है कि डिसीजन लेने में भी मदद करता है। और चौथा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने में मदद करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, आपका बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रही है, कितना प्रोडक्ट पे, कौन सा सर्विस पे, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये जो है वो कौन मदद करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है। तो चार जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का चार पर्पस हम लोग पढ़े कि पहला तो इसका पर्पस है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, दूसरा पर्पस है कॉस्ट का प्लानिंग करना, तीसरा है डिसीजन में लेने में मदद करता है, और चौथा जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और सेकंड पॉइंट को देखेंगे, जिसमें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। तो पहला तो हम लोग टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग कैटेगराइज कॉस्ट इनटू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड बिहेवियर। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टाइप है वो मेनली डायरेक्ट कॉस्ट होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये सब पढ़ना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप कॉमर्स के नहीं हैं तब भी समझिए बात को। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल को देखोगे, तो रॉ मटेरियल जो है वो डायरेक्ट है ना, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और लेबर देखोगे, है ना, और रॉ मटेरियल, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है ना। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। लेकिन जैसे अगर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, बिजली बिल दे रहे हो, सैलरी पेड कर रहे हो, ये क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट में आ जाता है। ये कहाँ आता है, इनडायरेक्ट में आता है। ठीक है, आपको लर्न रखना है, लेबर और रॉ मटेरियल जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, और फैक्ट्री रेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। क्योंकि आप जहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ के लिए आपको लैंड लेना होगा, जमीन रेंट पे लेना होगा, लीज पे लेना होगा, तो वो सब का भी तो कॉस्ट इसी से जोड़ोगे, तभी तो आप लास्टली रेंट पे कर पाओगे। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट आपको आई होप आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है, देखिए इसी में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही निकल करके आता है। अब देखिए, रेंट पेड कर रहे हो तो प्रत्येक महीना 4,000 रुपया रेंट पे करना है, ये तो फिक्स्ड हो गया। प्रत्येक महीना मशीनरी में 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। प्रत्येक महीना सैलरी पेड करना है आपको एम्प्लॉय को, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जो कॉस्ट वेरी करे, कभी 10 तो कभी 5, कभी 10, कभी 6, कभी 8, कभी 20, कभी 50, कभी 10, इस तरह से आता है, वेरी कर रहा है कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल का, है ना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो वेरी करता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं मैदा से, मैदा का दाम अगर कभी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, कभी घट जाता है ना, सीजन में घट जाता है, सीजन में बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर आपका ऑयल का फैक्ट्री है, तो ऑयल सरसों का कभी दाम बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो रॉ मटेरियल में क्या होता है कि वेरी करता है, कॉस्ट जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है,
cost that vary directly with production such as raw material and direct labor. डायरेक्ट लेबर कभी 20 लेबर लग गया, कभी 10 लेबर लग गया, है ना, काम ज़्यादा पड़ गया तो कभी लेबर जो है वो महंगा आ गए। तो इस तरह से डायरेक्ट लेबर जो है वो परमानेंट लेबर का बात नहीं किया, डायरेक्ट लेबर का, तो उनका कॉस्ट जो है वो वेरी करता है। ठीक है, आगे है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट हैव बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट लाइक यूटिलिटी बिल्स, है ना, बिल्स का बात किया जा रहा है। ठीक, जैसे अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो बिल ज़्यादा आएगा, आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो कम बिल आएगा। जब कोस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट से मिल करके अगर कोई चीज का कॉस्ट आता है उसको सेमी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉस्ट का टाइप कि कितने और ये टाइप ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप में हुआ है, एक प्रोडक्ट कॉस्ट है और दूसरा पीरियड कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये प्रोडक्ट कॉस्ट में आता है। ठीक है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और कॉस्ट दैट आर एक्सपेंस्ड इन द पीरियड दे आर इनकर्ड सच एज सेलिंग, जैसे मार्केटिंग में अगर खर्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहे हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च कर रहे हैं, तो वो पीरियड कॉस्ट होता है। लागत कॉस्ट जब प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च आती है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, और प्रोडक्ट को बेचने में जो खर्च आती है उसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इतना समझिए बात को। तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड है कॉस्ट एलोकेशन। अब कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है उसको समझिए। कोस्ट एलोकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि कोस्ट एलोकेशन इन्वॉल्व असाइनिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें ओवरहेड आ गया, टू डिफरेंट प्रोडक्ट, सर्विसेज और डिपार्टमेंट। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट का जो फाइनल जो आता है ना कॉस्ट, उसको हम लोग कोस्ट एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, और कोस्ट एलोकेशन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी डिपार्टमेंट से कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं और फुल कॉस्ट प्रोडक्शन का पता लगाते हैं, उसको हम लोग कोस्ट एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, बोलता है कि लागत आवंटन में अप्रत्यक्ष लागत, जिसको हम लोग ओवरहेड कहते हैं, को अलग अलग उत्पादों, सेवाओं या विभागों को सौंपना शामिल होता है। इससे उत्पादन और सेवा वितरण की पूरी लागत को समझने में मदद करती है। ठीक है, अब अलग अलग विभागों कहने का मतलब ये हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, होता है ना सेल्स डिपार्टमेंट, है ना, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया। तो इस तरह का ये जो डिवाइड किया हुआ है विभाग का, अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी का जो सभी मिल करके जो कॉस्ट एक्सपेंस किए हैं उसको इकट्ठा एक साथ लाने में, यानी कि फुल कॉस्ट का पता लगाता है कौन, कॉस्ट एलोकेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। अब मेथड कितने टाइप के हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो मेथड है वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से पहले जाने से पहले एक बार आप समझ लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड होता क्या है। तो कॉस्ट निकालने का अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, एक ही मेथड नहीं है, केवल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं है, अलग अलग मेथड है। तो उस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। देयर आर सेवरल मेथड यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट, अलग अलग मेथड है, बहुत सारे मेथड है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉस्ट का मेथड यूज किया जाए प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने में। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज, पहला जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का बिजनेस नेचर क्या होता है, यूज फॉर बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस कस्टमाइज और यूनिक प्रोडक्ट। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज जो है वो यूनिक प्रोडक्ट वाले बिजनेस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसा बिजनेस जहां यूनिक प्रोडक्ट का बिजनेस है। ठीक है,
cost assigned for a specific job or order. Each job is treated as separate cost unit and the cost of material and labor and overhead is tracked individually for each job. है ना, बोलते हैं कि अलग अलग कॉस्ट सबका निकाला जाता है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेपरेटली निकाला जाता है। जैसे मटेरियल का क्या कॉस्ट आया, लेबर का क्या कॉस्ट आया, ओवरहेड का क्या कॉस्ट आया, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्स्ड जितने भी कॉस्ट है वो सबका अलग अलग जो है वो सेपरेट करके कॉस्ट निकाला जाता है। देन हम लोग एक मर्ज करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के कॉस्ट को जॉब ऑर्डर कॉस्ट कहते हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, सभी का अलग अलग सेपरेटली कॉस्ट निकाला जाता है। इतना लर्न रखिएगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, ठीक है। आगे है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, यूज बाय इंडस्ट्री। यहाँ ये किसके लिए यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, यूनिक प्रोडक्ट बनाने में। और प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, तो इंडस्ट्री में दैट प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, जिसमें लार्ज क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें आपका फूड हो गया, केमिकल्स हो गए, ऑयल हो गए। तो ये सब के फैक्ट्री में आपका जो कॉस्ट निकालने का प्रक्रिया है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्ट आर एवरेज ओवर ऑल यूनिट। ऑल यूनिट पे एक एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है, प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड, एक पीरियड में जितने आ, आ, ये यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है उस पे सभी पे एवरेजली जो है वो कॉस्ट लागत लगा दिया जाता है। द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट। टोटल कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि आप कोई 100 यूनिट प्रोडक्ट जो है, यूनिट कितने किए, 100 यूनिट प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। लागत कितना लगा, 800 लगा। 100 यूनिट प्रोडक्ट का 800 लागत लगा। टोटल लागत कितना हुआ, टोटल रुपीज कितना लगा, 800 रुपया लगा। तो एक यूनिट का लागत कितना हुआ, तो 800 डिवाइडेड बाय 100 काटोगे तो एक यूनिट का कितना निकला, 8 रुपया। यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना लगा, 8 रुपया लगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ लगता है, प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है इंडस्ट्री में, जब हम लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और होमोजेनियस प्रोडक्ट में करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका केमिकल हो गया, फूड हो गया, ऑयल हो गया। क्योंकि एक जैसे मान लीजिए, आप समझिए बात को कि हम लोग तरफ ऑयल का एक ब्रांड है सलोनी, ठीक है, सलोनी नाम का एक ब्रांड है जो मस्टर्ड ऑयल जो है वो सेल करती है, ठीक है। अब 1 लीटर सलोनी प्रोड्यूस कर, अभी जो रेट चल रहा है वो 160 चल रहा है, सपोज दैट 1 लीटर का 160 चल रहा है। तो क्या सलोनी को 1 लीटर केवल बनाता होगा तब 160 रुपये लगा, नहीं, वो क्वांटिटी, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तब जाकर के जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है वो कम हो रहा है। समझिए बात को। तो इस तरह से प्रोसेसिंग कॉस्टिंग जो है वो इंडस्ट्री में यूज होता है। क्लियर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन सी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एबीसी का यूज कहाँ होता है, पहला तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़े, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज जो है वो कहाँ होता है, पहले इसको जानना जरूरी है। बोलता है अ मोर एडवांस्ड मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। ये वो दोनों से भी एडवांस मेथड है कॉस्ट एलोकेशन में, ठीक है। Costs are assigned based on activity that drive cost rather than traditional method. ट्रेडिशनल मेथड को परे, है ना, ये जो है वो क्या है, थोड़ा सा मॉडर्न एक्टिविटीज को ड्राइव करता है, ठीक है। ट्रेडिशनल इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। बोलता है लागतों को पारंपरिक तरीकों के बजाय उन गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो लागतों को बढ़ाती है, ठीक है। ये क्या करता है, एबीसी का यूज जो है वो, मतलब कि ये और भी एडवांस मेथड है कॉस्ट का, ठीक है। और इसका यूज जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से परे है। ट्रेडिशनली जो मेथड यूज किया जाता था कॉस्ट का, जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हो गया, प्रोसेस मेथड हो गया, जॉब ऑर्डर मेथड हो गया, इससे एडवांस वर्जन है। और इसमें देखिए कि क्या होता आगे बोलता है कि कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक क्या होता है ना। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में जो सामान है उसको हम लोग कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, है ना, कम से कम लागत में कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, ये आपका कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में हम लोग पढ़ेंगे।
बोलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एम्फसाइजिंग कंट्रोलिंग कॉस्ट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, सम कॉमन टेक्निक इंक्लूड। कॉस्ट कंट्रोल जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि हम चीजों को कैसे कंट्रोल करें, है ना, उस पे ज्यादा जोर देता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप एक पेन बना रहे हो, आप पेन बना रहे हो, उसका कॉस्ट जो है वो 6 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है, और सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में 5 रुपए में सेल हो रहा है, आपका 6 रुपया लागत आ रहा है। सेम टाइप का प्रोडक्ट, उससे भी बेटर प्रोडक्ट जो है वो आपका 6 रुपया में, 5 रुपया में सेल हो रहा है और आपका लागत 6 रुपया है। तो इस तरह से आप तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो कॉस्ट कंट्रोल करने का कुछ टेक्निक होता है, उस टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं कि मार्केट को कंपटीशन दे पाते हैं, ठीक है। तो पहला जो टेक्निक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? इन्वॉल्व सेटिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट दीज स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस, है ना। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रख लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पेन ही का एग्जांपल लेते हैं, पेन बनाने का एक आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो मान लीजिए रख लीजिए कि 5 रुपीज जो है वो पर हेड, पर यूनिट कॉस्ट लगेगा, ठीक है। 5 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट लगेगा एक पेन बनाने का, ठीक। आपको सपोज दैट आपको जब बनाए आप इसको तो लगा 4 रुपया, ठीक है। तो 4 रुपया लगा, तो एक्चुअल कॉस्टिंग क्या हुआ? ये आपका हो गया एक्चुअल कॉस्टिंग, ठीक है। ये आपका हो गया एक्चुअल कॉस्टिंग और ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये इसमें कंपेयर किया जाता है कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्टिंग से कम है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, कंट्रोल किया गया है, ठीक है। आगे बोलता है बजटरी कॉस्टिंग क्या होता है? तो सेटिंग फाइनेंशियल टारगेट फॉर रिवेन्यू एंड कॉस्ट एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस बजट, ठीक है। अब बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि फाइनेंशियल, जैसे मान लीजिए एक टारगेट आ जाता है कि 5,000 जो है वो आपका बजट है, ठीक है। 5,000 बजट है और रिवेन्यू जो आपका जनरेट हुआ वो हो गया 6,000, ठीक। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? बजटरी कंट्रोल कहते हैं, है ना। सेटिंग फाइनेंशियल टारगेट को सेट किया जाता है फॉर रिवेन्यू एंड कॉस्ट, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस बजट, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? एनालाइजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। इधर देखिए, 5 रुपया स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किए थे आप, 4 रुपया आपका एक्चुअल कॉस्ट लगा, ठीक है। इस कंपेयर को जो 1 रुपीज जो आपका कंपैरिजन करके आया, इसको कहते हैं वेरिएंसेस। क्या कहते हैं? वेरिएंसेस, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर वेरिएंसेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 5 यूनिट जो है वो 5 यूनिट जो है आपको बना रहे थे कितना में? 10 रुपीज में, ठीक है। तो जब आप 6 यूनिट बनाने लगे, आप 6 यूनिट जब बनाने लगे तो आपका क्या खर्च आएगा? तो इस चीज को समझने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प बिजनेसेस परफॉर्म ब्रेक इवन एनालिसिस टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या कहता है कि इसमें हम लोग क्या है कि जो टोटल रेवेन्यू हम लोग जनरेट किए थे, टोटल रेवेन्यू आपका जो जनरेट हुआ था वो टोटल कॉस्ट के बराबर था कि नहीं, है ना। टोटल कॉस्ट के बराबर था। टोटल कॉस्ट जो टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो टोटल रिवेन्यू है और जो टोटल कॉस्ट है अगर इक्वल आ रहा है, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर
रिवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट हो रही है। रिवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो लॉस हो रही है। बोलता है कि दैट इज द पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट और नो लॉस मेड। दिस एनालिसिस हेल्प मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द मिनिमम सेल्स वॉल्यूम नीडेड टू अवॉइड लॉस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या करता है कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है, जिसमें मैनेजमेंट को ये पता लग पाता है कि कितना यूनिट पे हम लोग जब बेचेंगे तो ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट से रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रही है, प्रॉफिट होगा। कॉस्ट से रिवेन्यू कम जनरेट हो रही है, लॉस होगा। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आगे है प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट को जनरेट करने में और डिसीजन लेने में दोनों में मदद करता है, ठीक है। कॉस्टिंग जो है प्रॉफिटेबिलिटी का भी पता लगा पाता है और डिसीजन भी हम लोग ले पाते हैं। बोलता है कि द प्रोवाइडिंग डिटेल इंसाइट इनटू द कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट अकाउंटिंग एड इन क्रिटिकल डिसीजन सच एज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है कि डिटेल इंसाइट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग कॉस्ट का स्ट्रक्चर को समझते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एड को समझते हैं, क्रिटिकल डिसीजन ले पाते हैं। पहला जो पॉइंट बनता है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस जो है वो हम लोग क्या रखेंगे, इस स्ट्रेटजी का पता लगा हम लोग आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट डेटा। दूसरा जो है मेक और बाय डिसीजन, हम लोग डिसाइडिंग वेदर द प्रोड्यूस गुड्स इन हाउस और आउटसोर्स, है ना। बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मूल्य निर्धारण निर्णय लेना या खरीदने में ये क्या करते हैं, पता लगा पाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट बोलता है वो बोलता है कि प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, डिटरमाइनिंग विच प्रोडक्ट टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, और कौन सा प्रोडक्ट पे फोकस करें जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करे। और आगे बोलता है कि कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, एनालाइजिंग हाउ चेंज इन कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल एंड सेल्स प्राइसेस इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। और ये भी पता लगा पाते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कि कौन सा प्रोडक्ट पे हम अधिक प्रोडक्ट ये सेल्स ये प्रॉफिट कमा पाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट पे कम लागत हम लोग कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ये सब हम लोग जो पता लगा पाते हैं वो कॉस्टिंग के थ्रू ही लगा पाते हैं, ठीक है। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला जो है वो है इफिशियंसी इंप्रूवमेंट। हम लोग आइडेंटिफाई इफिशियंसी इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, इफिशियंसी इंप्रूव होता है, दक्षता में सुधार होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंसमेंट, इसे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। कोस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी एंड वेज टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, है ना, प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसका पता लगा पाते हैं। तीसरा जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद डेटा फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डिसीजन सच एज एक्सपेंडिंग और डाउन साइजिंग ऑपरेशन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और इंटरिंग न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में इंटर करना, न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देना, है ना, एक्सपेंड करना अपना प्रोडक्ट का। ये सब प्लानिंग को बनाने में, प्लानिंग करने में मदद करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो चैलेंजेस है उसके के बारे में पढ़ेंगे। while cost accounting provide value information, it also presents certain challenges। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस को हम लोग पढ़े, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्का के दो पहलू होते हैं, राइट, ये हेड और टेल, उसी तरह से हर चीज का कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। इसका जो चैलेंजेस है वो है पहला, वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब ये है कि द नीड टू ट्रैक एंड एलोकेट इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन मेक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली इन लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनी। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उस कॉस्ट का मतलब कि कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, थोड़ा टफ होता है, ठीक।
दूसरा है इनएक्यूरेट डेटा। अगर डेटा इनएक्यूरेट है, बोलता है कि इन इनकरेक्ट डेटा इनपुट कैन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग, पार्टिकुलरली इफ कोस्ट एलोकेशन आर बेस्ड ऑन फॉल्टी एजम्पशन। ठीक है, अगर डेटा जो है वो इनएक्यूरेट है तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर रैपिडली अगर बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है तो फिर कॉस्ट वहाँ भी दिक्कत होता है। बोलता है मॉडर्न्स टेक्नोलॉजी एंड मार्केट कंडीशन में रिक्वायर कंटिन्यूअस एडेप्टेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही पिन बनाने की एक ऐसा टेक्निक आ गया कि एक मशीनरी पहले ह्यूमन बीइंग लगता था, तब जा कर के 100 ह्यूमन बीइंग जा कर के 1000 पेन बनाते थे। मशीनरी आ गया, एक मशीन जो है वो 1 घंटा में 1000 पेन बना दे रही है। उससे भी एडवांस मशीनरी आया तो 10 मिनट में 1000 पेन बना रही है। तो जब अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो फिर इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट पे। तो ये भी चैलेंजेस होता है, ठीक है, कोस्टिंग के सामने। तो आई होप आपको कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एमसीक्यू और चलेंगे, एमसीक्यू के ओर चलेंगे और देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है कॉस्टिंग। पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कोस्ट। डायरेक्ट कोस्ट कौन है, बताइए जल्दी से। डायरेक्ट कोस्ट क्या बोले थे कि अगर मान लीजिए डायरेक्टली कोई चीजें लग रही है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल है, ये डायरेक्ट कॉस्ट में लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, रॉ मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट आता है। ठीक, और ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्ट अकाउंटिंग प्राइमरीली हेल्प इन। कोस्ट अकाउंटिंग जो है वो किस चीज में मदद करता है, कैलकुलेशन करने में टैक्स का। प्राइमरीली पूछा है, टैक्स कैलकुलेट करने में तो मदद करता है लेकिन इनडायरेक्ट वे में करता है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मदद करता है लेकिन इनडायरेक्टली, इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। डिसीजन मेकिंग फॉर कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट कंट्रोल के डिसीजन मेकिंग में प्राइमरीली ये मदद करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ कोस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए कौन सा है, जॉब ऑर्डर है, प्रोसेस कोस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग है। जल्दी से बताइए, अभी तुरंत पढ़ाया है, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। तो प्रोसेस कोस्टिंग जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे मान लीजिए ऑयल है, फूड है, ये सब अगर कोई कंपनी है ऑयल बनाती है, फूड बनाती है, उसमें क्या लगता है, प्रोसेस कोस्टिंग लगता है। प्रोसेस कोस्टिंग में क्या होता है, टोटल लागत, टोटल लागत जो होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कितना, पर यूनिट से, पर टोटल क्वांटिटी से, टोटल टोटल क्वांटिटी से, है ना। तो इस चीज को समझिए बात को। और ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का काम है। कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट, कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। इंश्योर कॉम्प्लियंस विद काउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट प्रॉफिट टू अ शेयर होल्डर, ये भी नहीं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, वेजेस ऑफ वर्कर, डायरेक्ट लेबर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो किस लेवल पे मदद करता है, द लेवल ऑफ सेल्स वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, द लेवल ऑफ सेल्स वेयर रिवेन्यू इक्वल एक्सपेंसेस, रिवेन्यू इक्वल एक्सपेंसेस जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग बताए थे ना कि ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है, टोटल रिवेन्यू, इस तरह से समझिए, टोटल
रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। समझिए बात को। तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग विच कॉस्ट आर कंसीडर्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग में किसको कंसीडर किया जाता है, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच कॉस्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व सेटिंग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू फाइंड वेरिएंसेस। वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए बताइए कि कौन सा अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज किया जाता है, इस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस प्राइमरी फोकस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो किस पे फोकस करती है, फिक्स्ड कॉस्ट पे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, टोटल रिवेन्यू पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो 9 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का कौन जो है वो फीचर नहीं है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर, ये मेथड है ना, कॉस्टिंग का मेथड है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है, मेथड है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट एवरेज कॉस्ट ओवर ऑल यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है। अब जितने भी टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से हम लोग क्या होता है, टोटल यूनिट का एवरेज निकालते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस्ट का। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। रेंट है, यूटिलिटी बिल जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोसेस कॉस्टिंग cost are accumulated by individual order, by job or project, by department or process, by customer। बताइए जल्दी से। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि जब हम मान लीजिए 100 गो पॉच हम लोग तेल का निकालें, 100 पोच में से एक पोच का कितना दाम आएगा इसका हम लोग पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विभाग या प्रक्रिया के अनुसार जो है वो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में लगाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर एलोकेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट मोर एक्यूरेटली। कौन सा मेथड का यूज हम लोग करते हैं अप्रत्यक्ष लागतों को अधिक सटीक रूप से आवंटित करने के लिए, कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। तो 13 का जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है एबीसी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है ना, चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव होंगे तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल पे भी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स रहता है, उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। आर द सेम एज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की तरह होता है। और इंक्लूड डायरेक्ट लेबर और मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मटेरियल इंक्लूड होता है, उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक कोचिंग चला रहे हैं, नहीं कोचिंग नहीं, प्रोडक्शन का बात करते हैं। जैसे आपका लेज बनाने का कंपनी है, लेज बना रहे हैं आप। एक दिन आपका अभी जैसे दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, दुर्गा पूजा में लेज का डिमांड बढ़ गया। पहले आप एवरेज 5,000 पॉच जो है वो निकालते थे, दुर्गा पूजा में आप 10,000 पॉच निकालने लगे। कितने निकालने लगे, 10,000 निकालने लगे। तो क्या 10,000 निकालने में जो मटेरियल है वो लगेगा ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। लेकिन जो जहाँ आपका फैक्ट्री है उसका जो रेंट है वो क्या ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा पॉच निकाल रहे हैं तो ज़्यादा रेंट लगेगा, नहीं।
रेंट तो उतना ही लगेगा, आप चाहे 5,000 निकालो, 10,000 निकालो, 20,000 कॉस्ट तैयार करो, जो आपका रेंट है वही लगने वाला है। तो रेंट क्या हो जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। बोलता है रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल के उत्पाद स्तरों की परवाह किए बिना स्थिर रहे तो उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है विच कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं हम लोग, मार्जिनल का, स्टैंडर्ड का, एक्टिविटी का, ऑब्जर्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एबीसी करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफाइड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करता है, ऑफिस रेंट, सेल्स कमीशन, लेबर, मार्केटिंग। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। 16 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बजटरी कंट्रोल हेल्पिंग, बजटरी कंट्रोल जो है वो किस चीज में मदद करता है, सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट फाइनेंशियल टारगेट, रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट और डिटरमाइनिंग द इवेंट ब्रेक इवेंट पॉइंट। जल्दी से बताइए बजटरी कंट्रोल कैसे मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट फाइनेंशियल टारगेट से मदद करता है। जैसे आपका फाइनेंशियल टारगेट रहा 5,000, आपका लागत लग गया 6,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा लग गया ना, 1,000 लग गया ना एक्स्ट्रा। तो ये कंपेयर कैसे कि हम लोग बजट रखे थे उससे ज्यादा लग गया, बजट रखे थे उससे कम लग गया, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल टारगेट हो गया। क्लियर है, और ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन बट डिफिकल्ट टू ट्रेस टू अ स्पेसिफिक यूनिट। बताइए कौन सी लागत सीधे उत्पादन के कारण होती है, कौन सी लागत सीधे उत्पादन उत्पादन के कारण होती है लेकिन किसी विशिष्ट इकाई तक उसका पता लगाना मुश्किल होता है। क्या वो वेरिएबल होता है, कॉस्ट होता है, ओवरहेड होता है, डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। वो ओवरहेड कॉस्ट है, वो क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज कैलकुलेटेड एज। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल, उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन से निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो नहीं है। तो आई होप आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आज पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और 20 क्वेश्चन किए उसमें आप प्रैक्टिस भी कर दिए, आपका जो भी थोड़ा बहुत कसर रहा होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, और पूरा का पूरा बिहार लेखपाल का क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है। बहुत जल्द फॉर्म तो आ चुका है, एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, तैयारी में लग जाइए और इस बार जॉब ले लेना है। ठीक है, तो थोड़ा भी कसर नहीं रखना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और जॉब लेना है, बस यही मोटिवेशन के साथ में लगे रहिए, आपका जॉब जो है वो इस बार फिक्स है। ठीक।